सबसे बड़ा अंधत्व होने का कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो आपके हिसाब से कुछ टॉप ऐसे रीजंस क्या है जिसके कारण इंसान डायबिटीज़ का शिकार होता है? किस रेंज में डायबिटीज़ आना चाहिए तो वो डायबिटिक माना जाएगा? भारत के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों के पैर केवल इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि उनको डायबिटिक फुट हो जाता है। तो कोई ऐसे 5 टॉप फूड जो आप सजेस्ट करेंगे कि डायबिटिक वाले पर्सन को खाना चाहिए? कुछ हमारे पास स्मार्ट मेडिसिन अवेलेबल है जिसके द्वारा पेशेंट का ग्लूकोज कंट्रोल होता है। हम सब चीज़ें कंट्रोल में खा रहे हैं, हम मीठा भी नहीं खा रहे हैं, तो क्या सिर्फ शुगर खाना ही डायबिटीज़ बढ़ाता है? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 126 के ऊपर जा रहा है तो ही आप डायबिटीज़ बोलेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि दवाइयाँ खाने से जो है उनके बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं। Available हाँ, है आजकल वैसे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत लोग बोलते ही हैं। योगा जो है वो कितना रिलेवेंट है जब आप इस तरह की किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? देखिए, डायबिटीज़ में ये बोला जाता है कि आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। दुनिया के अंदर हर चीज़ इकोनॉमिक्स से ड्राइव होती है। तो क्या डायबिटीज़ एक्चुअल में रिवर्सिबल है? इंडिया में डायबिटीज़ एक नाम नहीं है, एक डिसऑर्डर है और जो कि हर 10 में से 3 व्यक्ति को है और जो जिनको नहीं है वो प्री डायबिटिक है। और इसको लेकर बहुत सारे मिथ जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें। आज का ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है ये आपके सारे मिथ जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा और आपको बताएगा कि किस तरीके से क्या डायबिटीज़ रिवर्सल होता है, नहीं होता है, मेडिकेशन कितना सही है, नहीं है और एक्सपर्ट के पास जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अजय गुप्ता, डॉक्टर अजय गुप्ता आज हमारे साथ हैं और डॉक्टर अजय गुप्ता वैसे तो एक नाम जो है डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है और MBBS, उसके बाद MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारे एक्सपर्ट जो है इन्होंने पिछले 20 सालों से ये लोगों को ठीक कर रहे हैं। डायबिटीज़ के लिए मिनिमम जो मेडिकेशन है उस पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम है डॉक्टर अजय गुप्ता, कैसे हैं आप? बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड स्पेयरिंग द वैल्यूएबल टाइम और लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताने के लिए आने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले तो डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि बहुत सारी बातें हैं डायबिटीज़ को अगर जैसे हम बात करते हैं तो हर तीसरा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, कि डायबिटीज़ का शिकार है। बहुत सारे लोग अब जान चुके हैं कि डायबिटीज़ क्या है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर ऐसा है कि उन्हें रीज़न्स जो हैं वो पता नहीं रहते हैं कि क्यों डायबिटीज़ हो रहा है। तो आपके हिसाब से कुछ टॉप ऐसे रीज़न्स क्या है जिसके कारण इंसान डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है? देखिए, डायबिटीज़ एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है जी। इस डिसऑर्डर के अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और मेनली एंडोक्राइन डिसऑर्डर है या जिसको हम बोले हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहा है। उसमें डेफिनेटली बहुत सारे अदर फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो या फिर जो खाने पीने के आजकल जो चेंजेस आ रहे हैं। पर ओवरऑल इट्स ए मल्टीपल फैक्टर, मल्टीफैक्टोरियल इन्वॉल्वमेंट होता है जब जाके डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ अगर हम देखें 1980 के अंदर तो लगभग 1 से 2% प्रिवलेंस था डायबिटीज़ का, मतलब 100 लोगों में से 1 से 2% लोगों को डायबिटीज़ हुआ करती थी। पर पिछले 30 से 40 सालों के अंदर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ का प्रिवलेंस न केवल बड़े शहरों के अंदर वरन गाँव के अंदर भी लगभग बराबर ही है। तो मोटा मोटी डायबिटीज़ का जो प्रिवलेंस है शहरों के और गाँव के अंदर वो 10 से 15% है। अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग है। आज की तारीख में हम भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा डायबिटिक की जो पॉपुलेशन है वो भारत के अंदर है। चाइना नंबर 1 के आसपास है, पर वी आर नेक टू नेक बराबर ही हैं और विद इन 2 to 3 ईयर्स भारत लगभग चाइना को पीछे छोड़ देगा डायबिटीज़ के प्रेवलेंस में।
तो ये तो है डायबिटीज़ के प्रेवलेंस की बात, इंक्लूडिंग डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है भारत के अंदर। प्री डायबिटीज़ मतलब पेशेंट्स के अंदर या तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम जो करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद उसके 2 घंटे बाद जो टेस्ट देखते हैं वो बढ़ा हुआ है, या HbA1c जो 3 महीने का एक एवरेज शुगर होता है वो बढ़ा हुआ है। सो इन 3 में से अगर कोई भी एक डिरेंजमेंट आता है तो पेशेंट को प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और डायबिटीज़ हम पेशेंट को जब बोलते हैं जब फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ज़्यादा हो और 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 200 से ज़्यादा हो, या HbA1c 6.5 से ज़्यादा हो। हम यूजुअली 2 टेस्ट को मानते हैं कि 2 टेस्ट अगर पेशेंट में पॉजिटिव आ रहे हैं देन पेशेंट इज़ डायबिटिक। अगर एक ही टेस्ट डिरेंज है तो इसको प्री डायबिटीज़ बोला जाता है। पर कुछ पेशेंट के अंदर अगर सिंगल एपिसोड में बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक है तो सिंगल ब्लड ग्लूकोज के लेवल पे भी हम पेशेंट को डायबिटिक बोलते हैं। ओके। अब रही बात मिथ की, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि डायबिटीज़ का इलाज बिगर दवाई के भी संभव है। दूसरी भ्रांति ये है कि डायबिटीज़ का इलाज कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मेरा ये मानना है कि डायबिटीज़ के लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो तो लिमिटेड ही आती हैं। जैसे मैं एक जनरल पब्लिक को एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ में एक्सपर्ट ओपिनियन लेने का क्या मतलब है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो कोई एक बहुत अच्छा शेफ़ है जो खाना बनाता है, और एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खाना बनाते नहीं आता, जैसे मैं हूं, मेरे को खाना बनाते नहीं आता है। अगर मेरे को वही सामग्री दे दी जाए, वही मसाले दे दिया जाए, वही सब्जी दे दी जाए, वही तेल दे दिया जाए और वही गैस और कढ़ाई दे दी जाए तो शायद मैं उसको खाने लायक ना बना पाऊँ, जबकि सामग्री वही है। और अगर एक बहुत अच्छे शेफ़ को दे दूं तो शायद इतनी अच्छी वो डिश बना दे कि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी हो तो भी उसके बावजूद वो खा ले उस चीज़ को। तो सेम चीज़ डायबिटीज़ में अप्लाई होती है कि आपको डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो तो लिमिटेड ही अवेलेबल हैं। उस लिमिटेड दवाइयों के अंदर किस पेशेंट को कौन सी दवाई देना है और क्या कॉम्बिनेशन में देना है और किस ड्यूरेशन में कितने ड्यूरेशन के बाद जाके उसको चेंज करनी है, वो एक एक्सपर्ट डिसाइड कर सकता है। डायबिटीज़ की दवाई तो कोई भी मतलब आप मेडिकल स्टोर से भी जाके खरीद सकते हो। इंडिया के अंदर ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये वाली मेडिसिन नहीं मिलती है। कुछ दर्द निवारक दवा, पैरासीटामॉल या मल्टीविटामिन वहाँ पे ओवर द काउंटर वहाँ पे अवेलेबल है। पर भारत के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ की कई बार वो मेडिकल स्टोर पे जाके ही ले लेता है। और उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेता है। फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर प्रॉपर डोज नहीं दिया तो कई बार शक्कर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फिर शक्कर कम होने के कारण बेहोशी आ जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो उनका वो खर्चा जो अपना बचाने की कोशिश करते हैं वो कहीं और बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के अगर एक्सपर्ट की बोला जाए तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो बेसिकली एक्सपर्ट रहते हैं, ऑल्दो दवाई तो कोई भी दे सकता है। तो जैसे डॉक्टर गुप्ता आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो है वो दवाइयों के कॉम्बिनेशन सही नहीं लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक अर्ली सिम्टम्स रहते हैं जब किसी भी इंसान को पता चलता है कि हमें अब डायबिटीज़ जाकर चेक करवा लेना चाहिए। तो ऐसे कोई 5 मेजर सिम्टम्स जो आप बता सकें, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है जिसको समझ में आ रहा है कि ये सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं और उसे तुरंत जाकर डायबिटीज़ चेक करा लेना चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ तो आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि कई बार पेशेंट को सिम्टम्स समझ में ही नहीं आते हैं। फिर भी जो मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, वही बोला जाता है कि अत्यधिक थकावट रहना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार आना, इसको हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। जब पेशेंट में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिन में ग्लूकोज निकलने लगता है, तो पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, थकावट ज़्यादा होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है। पर हर व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स आए। हम जो डायबिटीज़ आजकल देख रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बाकी आइसबर्ग के बारे में जैसा आप देखते हो कि टिप बहुत छोटी रहती है, पर अंदर समुद्र के अंदर वाला जो एरिया रहता है बहुत बड़ा रहता है। उसी तरह डायबिटीज़ के बारे में भी ये कई बार पेशेंट को डायबिटीज़ मालूम ही जब पड़ती है जब उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो हॉस्पिटल में पहुँचता है। एक्सट्रीम्स हो जाते हैं जब पेशेंट को लकवा हो गया तब उसको मालूम पड़ती है कि डायबिटीज़ हो गया। कई पेशेंट तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि पेशेंट को पहली बार डायबिटीज़ जब मालूम पड़ती है कि वो रूटीन हेल्थ चेकअप कराने गया तब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया, जबकि पेशेंट को कई लंबे समय से डायबिटीज़ चली आ रही थी और वो डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी में या डायबिटीज़ किडनी डिसीज़ में लैंड अप कर गई है, और तब पेशेंट को समझ में आती है। तो मेरा ये मानना है कि हर पेशेंट को 30 साल के बाद में तो अपना एक हेल्थ चेकअप पैकेज के द्वारा फास्टिंग, पोस्टप्रांडियल प्लाज्मा ग्लूकोज करा लेनी चाहिए बाकी जांचों के साथ में। पर बेसिक टेस्ट यही रहती है।
बेसिक टेस्ट डायबिटीज़ के लिए तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, खाने के 2 घंटे बाद की रहती है, HbA1c रहता है और एक यूरिन की जांच रहती है। पर क्योंकि जैसा मैंने बोला कि डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसमें केवल ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है, इसमें लिपिड भी कई बार बढ़ता है, तो पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल भी करा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर दिखा लेना चाहिए क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज़ मोटे मोटे साथ में ही चलते हैं। और आजकल तो ये भी देखा गया है कि टीनेज बच्चों के अंदर जो कि 13, 14, 15, 16 साल के रहते हैं, उनमें भी क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, खाने का पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो अत्यधिक मोटे हो रहे हैं और उनमें भी डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आजकल लगभग 4 से 5% जो ओबेस बच्चे रहते हैं उनमें या तो ग्लूकोज लेवल कई बार बढ़ा हुआ आता है या फिर बॉर्डर लाइन पे आता है। तो ये उचित समय है कि हम बच्चों से ही लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश करें ताकि आगे जाके समस्या नहीं रहे। ओके। तो डॉक्टर गुप्ता, जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे आप पिछले 20 सालों से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को और आपका एक अलग एक्सपर्टीज़ है, लेकिन अभी भी लोगों को ये नहीं पता है, जैसा कि आपने बताया कि ओवर द काउंटर भी दवाई ले लेते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम किसी इस तरह की बात करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक बीमारी की बात करते हैं, तो उसके लिए आपका क्या सोचना है? देखिए, ऐसा है कि आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो डायबिटीज़ में मुश्किल से 5 या 7 दवाइयाँ आती थी। सिर्फ 2 या 3 प्रकार के इंसुलिन अवेलेबल थे जिसके द्वारा इलाज किया जाता था जी। पर पिछले 20 सालों के अंदर डायबिटीज़ के अंदर बहुत सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं। इसी तरह इंसुलिन में बहुत सारे नए प्रकार के आ गए हैं। अभी थोड़े ही दिनों में, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर भारत के अंदर भी इनहेल्ड इंसुलिन लॉन्च हो जाएगा। अच्छा। मतलब जो आप सांस के द्वारा ले सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए वो इंसुलिन जस्टिफाएबल है या वो नई दवाइयाँ आई हैं वो जस्टिफाएबल है। डेफिनेटली वो पेशेंट प्रोफाइल देख के डिसाइड करा जाता है कि पेशेंट को किस दवा की रिक्वायरमेंट है। इसी के लिए एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है जिसको डीएम एंडोक्राइन बोला जाता है। 3 साल का कोर्स होता है जो आपने किया है। हाँ, जो मैंने करा है जी। तो इस कोर्स के अंदर जैसे आपको अगर हार्ट की बीमारी होती है, आपको एंजियोप्लास्टी करानी होती है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आपको अगर बाईपास करानी होती है तो आप एक जनरल सर्जन के पास नहीं जाते हैं, आप एक कार्डियक सर्जन के पास में जाते हैं। इसी तरह जैसे आँखों के लिए भी अगर आपको इलाज कराना है तो आजकल अलग अलग विशेषज्ञ हैं। कुछ लोग आँखों में सिर्फ रेटिना की सर्जरी करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ग्लॉकोमा की करते हैं। उसी तरह डायबिटीज़ के अंदर भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो रहता है वो सही ढंग से आपके लिए डिसाइड कर पाता है कि आपके लिए कौन सी दवा बेहतर है और किस व्यक्ति में कौन सी दवा देनी चाहिए। और नई दवाइयाँ जो आ रही हैं उनका बेनिफिट ये है कि कुछ दवाइयाँ हार्ट अटैक होने की संभावना कम करती हैं, रीनल इम्पेयरमेंट होने की संभावना कम करती हैं। कुछ दवाइयाँ तो यहाँ तक हैं कि अगर किसी पेशेंट में हार्ट फेलियर है तो उसको भी आगे हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावनाएं कम करती हैं। अगर किसी में माइल्ड डिग्री का रीनल इम्पेयरमेंट है तो उसको कुछ हद तक रिवर्स भी करी जा सकती है। तो आजकल हमारे पास बहुत सारी नई नई दवाइयाँ अवेलेबल हैं। डेफिनेटली कुछ नई दवाइयाँ जो पेटेंटेड हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर पेशेंट चाहता है कि वो अच्छी ओपिनियन चाह के ही दवाई ले तो एक्सपर्ट के पास जाएं तो बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि बहुत सारी बातें हमने की हैं, कोविड जो है उसमें भी बहुत सारे लोगों का ऐसे मिथ्स है कि कोविड में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर डायबिटीज़ के केसेस जो है कोविड के बाद से बढ़ गए हैं। तो आपका क्या टेक है इस पे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक का तो डेफिनेटली कोरिलेशन है। कोविड की स्टोरी तो कोविड के टाइम तो हमने देखा था कि हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी थी क्योंकि स्ट्रेस होता, कोविड में डेफिनेटली एक स्ट्रेस फैक्टर तो रहती था जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना रहती थी। पर अब कोविड का पीरियड तो ओवर हो गया है। अब कोविड उतना प्रेवलेंट नहीं रहा है और मास इम्यूनाइजेशन भी हो चुका है लोगों का, पॉपुलेशन का। डायबिटीज़ को ज़रूर मैं बोलूँगा कि डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक होने की संभावना नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में 4 से 6 गुना बढ़ जाती हैं। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसका प्लाज्मा ग्लूकोज नॉर्मल है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें डायबिटीज़ है, उसका ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड है, तो ऐसे व्यक्तियों में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में मल्टीपल चीज़ें आती हैं। उसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसमें लकवा भी हो सकता है, उसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर भी हो सकता है। तो इन सब बीमारियों में होने की संभावनाएं 4 से 6 गुना बढ़ जाती हैं। डायबिटीज़ में सिर्फ हार्ट की बीमारी होने की संभावना नहीं बढ़ती है। डायबिटीज़ के अंदर सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अगर आप आँखों पे देखे जाएं तो सबसे बड़ा अंधत्व होने का कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी है।
सबसे बड़ा किडनी फेलियर होने का कारण और डायलिसिस पे जो मरीज चल रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। भारत के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों के पैर केवल इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, जो कि रोका जा सकता है, बड़े आसानी से उचित इलाज के द्वारा रोका जा सकता है। इसी तरह कई बार आप डायबिटीज़ मरीज में देखोगे पैरों के नाखून तो वो आपको पीले कलर के दिखेंगे, वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन बार बार होता है और वो बाद में डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को एम्पुटेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटीज़ में स्किन में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो ये सारी समस्याएँ जो हैं डायबिटिक पेशेंट में बहुत बढ़ जाती हैं। पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पेशेंट को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। डायबिटीज़ के पेशेंट कई बार ऐसी जगह लैंड अप कर जाते हैं जहाँ पे उनको उचित इलाज नहीं मिलता है। जैसे कई बार पेशेंट, मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ना आयुर्वेद की, ना होम्योपैथी की, ना एलोपैथी की, किसी भी चीज़ की नहीं, पर पेशेंट को साइंटिफिकली बेस्ड, एविडेंस बेस्ड थेरेपी लेना चाहिए। आपको अगर मैं बोल दूं कि आप जो गाड़ी चला के आ रहे हैं उसको मैं अभी, मेरे पास एक पानी की बोतल है, ये डाल के चला देता हूं, तो मेरे को लगता है कि जो व्यक्ति आया है वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि अपने गाड़ी के पेट्रोल के टैंक में पानी नहीं डलवाएगा। तो जब वो इतना समझदार है तो वो ये इतनी समझदारी उसको होनी चाहिए कि डायबिटीज़ की बीमारी के लिए आप उचित विशेषज्ञ से सलाह लें। जैसे आप डिलीवरी कराने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आंखों के इलाज के लिए आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसी तरह एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोन संबंधित बीमारियों के लिए उचित इलाज देते हैं। पर डेफिनेटली आजकल डायबिटीज़ का प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देश के अंदर बहुत कम है। आज भी देश के अंदर लगभग 1200 से 1500 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हर डायबिटिक पेशेंट को नहीं ट्रीट कर सकते हैं, इसीलिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट समय समय पर वर्कशॉप आयोजित करते हैं जिसमें बाकी लोगों को ट्रेन करा जाता है कि वो लोग भी डायबिटीज़ का इलाज उचित तरह से कर सकें। पर डेफिनेटली आपको साल में एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर गुप्ता, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग अलग अलग पैथी में अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा आजकल मिथ भी बोल सकते हैं या ऐसा भी चल रहा है कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग पैथीज़ में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो क्या डायबिटीज़ एक्चुअल में रिवर्सिबल है? देखिए, डायबिटिक रिवर्सल में इसके बारे में कमेंट करूं इसके पहले एक छोटा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। 1980 के दौरान कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता था। इवन जो क्वालिफाइड लोग भी थे वो भी कम चर्चा करते थे। उसका कारण ये था कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस कम था। दुनिया के अंदर हर चीज़ इकोनॉमिक्स से ड्राइव होती है। इंग्लिश की कहावत भी है कि मनी मेक्स ए मेयर गो। तो बिगर पैसे के कोई भी चीज़ नहीं चलती है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन पैसे के लिए काम करती है। और चूँकि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस और प्री डायबिटीज़ का प्रेवलेंस लगभग 20 से 30% आबादी को अफेक्ट कर रहा है, तो आजकल हर व्यक्ति इस मार्केटिंग में उतरना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। भले से उससे पेशेंट को फ़ायदा हो या नहीं हो, उससे जनता को फ़ायदा हो या नहीं हो, इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन जो बनाने चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी है या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। पर हाँ, डेफिनेटली इतना ज़रूर बोलूँगा कि डायबिटिक रिवर्सल कुछ हद तक रियलिटी है, पर इसमें बहुत बड़ा मिथ है। अगर इसमें 5 से 8% रियलिटी होगी तो मेजॉरिटी 90 to 95% इसमें मिथ है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसको अगर उचित समय पे इलाज कर दिया जाए तो इसमें एक हनीमून फेज़ आता है। जैसे शादी के बाद हनीमून फेज़ रहता है जिसमें हस्बैंड वाइफ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं और कभी लड़ाई नहीं होती है। बट डेफिनेटली जब हनीमून फेज़ आता है तब रियलिटी मालूम पड़ती है कि शादी की रियलिटी क्या है। इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हनीमून फेज़ आता है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है या कई बार इंसुलिन बंद भी कर दिया जाता है। परंतु अगर इस ड्यूरेशन में पेशेंट ने अगर उचित इलाज नहीं लिया तो उसके अंदर जो कुछ बीटा सेल बचते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ऑल्दो टाइप 2 डायबिटीज़ में इस तरह का हनीमून फेज़ डिस्क्राइब नहीं है, पर अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत अच्छी हम शुगर कंट्रोल कर देते हैं शुरुआती फेज़ में, आजकल इसको लीगेसी इफेक्ट भी बोला जाता है कि अगर इनिशियल केस में आपने शुरुआत के फेज़ में बहुत अच्छे से ग्लूकोज कंट्रोल कर लिया तो इन पेशेंट को बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के मामले में भी, और डायबिटिक रिलेटेड ड्रग के डोज भी काफ़ी कम रहते हैं। तो कई बार ऐसे सिनेरियो आते हैं कि इन पेशेंट में बहुत कम दवाई हो जाती है, जो उचित पर्सन जो डायबिटीज़ का इलाज कर रहा है वही दवाई कम कर देता है। इसका एडवांटेज कोई और ले जाता है ये बोल के कि हम लोग डायबिटिक रिवर्सल कर रहे हैं। पर डायबिटिक रिवर्सल
एज सच मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी ग्लूकोज कंट्रोल हो गया तो आप कुछ दिन के लिए दवाई की मात्रा कम कर सकते हैं, या दवाई कुछ हफ्तों या महीनों या एक आध साल के लिए बंद कर सकते हैं। पर ऐसे पेशेंट के अंदर फिर बाद में दोबारा शुगर बढ़ती है तो संभावना रहती है कि उनको दवाइयाँ उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करें और उनको फिर बाद में हो सकता है कि इंसुलिन पे भी जाना पड़े। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आप इस मिथ में नहीं पड़ें, जो साइंटिफिक एविडेंस है उसी के बेसिस पे चलें। बहुत सिंपल से इलाज हैं डायबिटीज़ के लिए अवेलेबल, और बहुत अच्छे इलाज आज की तारीख में अवेलेबल हैं। पानी से स्कूटर चलाने की कोशिश ना करें। हाँ, डेफिनेटली पानी से स्कूटर चलाने की कोशिश ना करें। तो जैसे आपने भी ड्रग के बारे में बात की, दवाइयों के बारे में बात की, तो डायबिटीज़ एंड ड्रग्स दे गो बोथ हैंड इन हैंड, बिल्कुल चोली दामन का साथ है। तो कितना ज़रूरी होता है ड्रग्स या मतलब दवाइयाँ लेना अगर डायबिटीज़ हैं तो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, दवाइयाँ लेने में थोड़ा सा ऐसा लगता है उन्हें कि कुछ गलत दे रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ गलत हो रही है या दवाई खाने से उनको कुछ नुकसान हो रहा है, तो इसमें कितना रियलिटी है? देखिए, डायबिटीज़ का अगर चोली दामन का साथ बोला जाए तो सबसे पहले चोली दामन का साथ डायबिटीज़ का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से है जी। मतलब आपको अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, एटलीस्ट आधे से पौन घंटे। आपको खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को कम करना चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा ऑयल और फैट रहता है उसको कम करना चाहिए। आज की तारीख में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को भी यही बोलना पड़ रहा है कि आप खाने के तेल में कटौती करें। उसका मेन रीज़न यही है कि हाई कैलोरी फूड खाने के कारण लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फिजिकली इनएक्टिव है तो मोटापा बढ़ रहा है। यही मोटापा आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस देता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करनी है, जिसमें खाने में हाई कैलोरी फूड को कटौती करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। उसके बाद फिर दवाइयों की बात आती है। डेफिनेटली दवाइयाँ आज की तारीख में बहुत अलग अलग तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। कुछ हमारे पास स्मार्ट मेडिसिन अवेलेबल है जिसके द्वारा पेशेंट का ग्लूकोज कंट्रोल होता है, पर उनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर नॉर्मल के नीचे नहीं जाता है। जैसे कुछ मेटफॉर्मिन अवेलेबल है, DPP-4 इनहिबिटर, ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो अगर ग्लूकोज बढ़ता है तो ही वो इंसुलिन निकालती हैं, अदरवाइज़ वो इंसुलिन निकालना कट शॉर्ट कर देती हैं। DPP स्पेशली DPP-4 इनहिबिटर। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। और कुछ पेशेंट में अगर ये दवाइयाँ अच्छे से नहीं काम कर पाती हैं तो फिर हम उसमें हायर डोज में दूसरी दवाइयाँ देती हैं जो इंसुलिन निकालती हैं। और अगर आप उचित इलाज लें तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना, जो शुगर 70 के नीचे जाती है उसकी संभावना भी कम रहती है। और उचित खान पान का सलाह आप या तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के द्वारा ले सकते हैं, जो पर्सन इसमें ट्रेंड है उससे आप प्रॉपर इलाज लें। और दवाइयों के मेजॉरिटी पेशेंट को कई बार ये मिथ रहते हैं या उनके अंदर मिसकंसेप्शन रहते हैं कि डायबिटीज़ की दवाई से हमको हार्ट अटैक हो सकता है या किडनी ख़राब हो सकती है। बहुत गलत धारणा है। आजकल जो दवाइयाँ आ रही हैं वो पेशेंट की किडनी ख़राब होने से बचाती हैं, वो हार्ट अटैक होने की संभावना से या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने की संभावना से बचाती हैं। तो ये दवाइयाँ हार्मफुल नहीं है, बेनिफिशियल हैं आपके लिए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और मिथ जो है वो डायबिटीज़ की रेंज को लेकर भी है कि किस रेंज में डायबिटीज़ आना चाहिए तो वो डायबिटिक माना जाएगा, या अलग अलग जगह पे अलग अलग रेंजेस जो हैं वो डिफाइन हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी संस्था है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, इंक्लूडिंग WHO, इनकी मेजॉरिटी डेफिनेशन सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 126 के ऊपर जा रहा है तो ही आप डायबिटीज़ बोलेंगे। 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर 200 के ऊपर जा रहा है तो ही डायबिटीज़ बोला जाएगा। तो इन दोनों की डेफिनेशन डायबिटीज़ के लिए सेम है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। HbA1c का क्राइटेरिया 6.5 के ऊपर है। अगर 6.5% के ऊपर जा रहा है, प्रोवाइडेड HPLC मेथड से करा गया हो, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड से करा गया हो, क्योंकि HbA1c कराने की बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, पर स्टैंडर्डाइज मेथड HbA1c की HPLC मेथड है। तो ये 3 मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं जो वर्ल्ड की जो सबसे प्रेस्टिजियस और ऑथेंटिक संस्थाएं हैं उन्होंने इसको रिकमेंडेशन दिया है। बाकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के दौरान तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। कुछ लोग आजकल ये भी बोलते हैं कि 250 तक शुगर नॉर्मल रहता है, तो टोटली गलत बात है। अब यूट्यूब पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हाँ, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत लोग बोलते ही हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी ऐसी चैटिंग चलती हैं जो कि अनसाइंटिफिकली है, ये लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ों के ऊपर कोई रोक नहीं है। तो आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसको एक ऑथेंटिक या तो संस्था द्वारा बोली गई हो या एक ऑथेंटिक डॉक्टर द्वारा बोली गई हो, जिसके पास क्वालिफाइड डिग्री हो या उसके पास उचित क्वालिफिकेशन हो।
तो जैसे दवाइयों की बात तो हमने कर ली है, लेकिन अभी भी जैसे खाने पीने की चीज़ को लेकर आपने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, तो कोई ऐसे 5 टॉप फूड जो आप सजेस्ट करेंगे कि डायबिटिक वाले पर्सन को खाना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ में बोला जाता है कि आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको कंप्लीट डाइट के अंदर आपके सलाद होना चाहिए। सलाद में बेसिकली जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, मूली के अंदर फाइबर रहता है, ककड़ी के अंदर फाइबर रहता है, टमाटर ले सकते हैं आप, पत्ता गोभी ले सकते हैं, पर कई लोगों को पत्ता गोभी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मोटा मोटी सलाद में अपन ये 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ें, पेशेंट को कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटा लेना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा बहुत बारीक नहीं पिसा हुआ हो। आजकल ये बहुत पेशेंट के अंदर मिसकंसेप्शन भी है कि गेहूं खाने से डायबिटीज़ होती है। जी। इसके बारे में मैं पेशेंट को वो शायद जो जवाब दे रहा हूँ वो खुद ही समझ जाएंगे कि 1980 के अंदर अपने आसपास देखें कि कितने लोग डायबिटीज़ हुआ करते थे, और जब पॉपुलेशन की स्टेपल डाइट क्या हुआ करती थी। 1980 में भी पॉपुलेशन की स्टेपल डाइट व्हीट हुआ करती थी, बट डायबिटीज़ का प्रेवलेंस 1 से 2% था। आज भी ओवरऑल जो स्टेपल डाइट है वो व्हीट ही है। डेफिनेटली मल्टीग्रेन कहीं कुछ हद तक बेनिफिट देता है, पर गेहूं खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, ये मिसकंसेप्शन हटा देना चाहिए। ओके। और दूसरी चीज़ मैंने जो बोला, फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली मिलेट्स जो रहते हैं वो मोटे अनाज रहते हैं। तो जब आप मोटे अनाज को उसी चक्की में पीसोगे जहाँ पे व्हीट पीसा जाता है, क्योंकि वो मोटे रहते हैं तो वो उतने बारीक नहीं पिसते हैं जितना गेहूँ पिसता है, तो इसके कारण उनका फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है। उस फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप व्हीट को भी थोड़ा सा मोटा पीसोगे, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप आटे से चौकोर नहीं निकालें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। ओके। उसी व्हीट से जब मैदा बन जाता है और हम वाइट ब्रेड बना लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1 हो जाता है, विच इज़ इक्वलेंट टू ग्लूकोज। पर जब उसी व्हीट को हम थोड़ा सा मोटा पीस के दलिया बना के खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस वाइट ब्रेड से कम हो जाता है और वो हेल्दी उसमें गिना जाता है। इसी तरह मिलेट्स के अंदर भी अगर आप मिलेट्स को बहुत बारीक पीस लोगे मैदे जैसा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो इट इज अबाउट दी थिकनेस जो रहता है, फाइबर कंटेंट, आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर मिथ चल रहा है कि वाइट चीज़ें नहीं लेनी है जिसमें दूध भी आता है, शुगर। मेरे को जहाँ तक सॉल्ट तो डेफिनेटली कम खाना चाहिए, पर आप अगर सॉल्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाएं, जितनी ज़रूरत मात्रा है उतना ले सकते हैं। 2 से 3 ग्राम तक पर डेली ले सकते हैं सॉल्ट। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर मैनुअल लेबर कर रहा है, अगर बिल्डिंग वर्कर में काम कर रहा है, या खेत में या रोड के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है गर्मी के टाइम पे, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि आप नमक कम लो, क्योंकि उसके तो पसीने में नमक निकल ही रहा है। तो अल्टीमेटली उनका सॉल्ट कंपैरेटिवली अलग रहेगा एक एग्जीक्यूटिव के सॉल्ट इंटेक से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पेशेंट के लाइफ स्टाइल को देखते हुए उसके खाने के बारे में रिकमेंडेशन दी जाती है। एक वही मिसकंसेप्ट की मैं बात कर रहा था कि दूध के बारे में मिसकंसेप्शन है कि दूध नहीं लेना चाहिए। दूध आप ले सकते हैं, हाँ, दूध और पनीर तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो पनीर लेने में ऐसी कोई हार्म नहीं है। दूध के अंदर डेफिनेटली आप मलाई हटा के लें तो उससे फ़ैट कम हो जाएगा, तो फ़ैट जो हार्मफुल रहता है वो उसमें हट जाएगा। मलाई हटा के आप दूध लें, उससे कोई नुकसान नहीं है। स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, अंकुरित दालें वगैरह ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है। कंप्लीट आप डाइट लें जिसके अंदर आपको हरी सब्जियां हों, डेफिनेटली कम तेल के अंदर उनको बनाया गया हो। दालों का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप सारी दालें ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके किडनी में कोई इफेक्ट नहीं आया हो। अगर किडनी में इफेक्ट आया हो तो हम दालों को कम करने के लिए बोलते हैं। ओके। और फ्रूट्स को लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं कि डायबिटीज़ में मीठे फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, या फ्रूट्स कुछ एक स्पेसिफिक ही खाना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है डायबिटीज़ के। कई लोगों के मैंने यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो देखे हैं, वो ये बोलते हैं कि आप 700 ग्राम या 1 किलो फ्रूट्स खा सकते हो। साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स रहते हैं वो मीठे रहते हैं। कुछ फ्रूट्स जो रहते हैं जो कि जैसे चीकू, केला, अंगूर, तरबूज, खरबूज, ये इतने मीठे रहते हैं, आम ये इतने मीठे रहते हैं और आर्टिफिशियली तरीके से पकाए रहते हैं। ये इतने मीठे रहते हैं कि के कारण ग्लूकोज कंटेंट बढ़ जाता है, तो ऐसे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। पर हाँ, ऐसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आते हैं जैसे कि सेब फल हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, अनानास हो गया, इस तरह के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। पर इन फ्रूट्स को कोशिश करें कि एक सीमित मात्रा में लें, खाने के साथ लें अथवा सलाद के साथ लें, ताकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम साइड पे रहे।
तो जब भी हम जैसे फ्रूट्स भी हम खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ एक लोग की बहुत शिकायत रहती है कि हम सब चीज़ें कंट्रोल में खा रहे हैं, हम मीठा भी नहीं खा रहे हैं। तो क्या सिर्फ शुगर खाना ही डायबिटीज़ बढ़ाता है? शरीर के अंदर आप जो भी चीज़ खाते हो वो पहले जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है जी। उसी ग्लूकोज को सेल फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है वैसे ये शरीर ग्लूकोज नाम के फ्यूल से चलता है। ये ग्लूकोज सेल के ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है और फिर ब्लड से कैपिलरीज में जाके इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाके सेल के अंदर एंटर होता है। तो जब ये सेल के अंदर एंटर होता है तो ये किसी रिएक्शन के द्वारा बर्न होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब वो पूरी रिएक्शन समझाना पॉसिबल नहीं है, पर वो क्रैब साइकिल जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्रैब साइकिल मालूम होगी, वहाँ जाके ये बर्न होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे शरीर चलता है। ग्लूकोज बेसिकली की का काम करता है, चाबी का काम करता है, जो इस इंसुलिन चाबी का काम करता है जो इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है। जब इंसुलिन शरीर में कम होता है तो ये ग्लूकोज सर्कुलेशन में घूमता रहता है, सेल के अंदर नहीं जा पाता है और ये ग्लूकोज धमनियों के अंदर जमा होके बाकी प्रॉब्लम कर सकता है, जिसमें पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ हो गए, हार्ट अटैक हो गए या डायबिटिक फूट हो गई, बाकी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो मतलब बेसिकली शुगर खाने से, सिर्फ शुगर खाने से ही डायबिटीज़ बढ़ता है ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। पर हाँ, डेफिनेटली डायबिटीज़ है तो आप शुगर नहीं खाएं। ऑकेशनली कभी कभार कैसे खानी है शुगर या मिठाई कैसे खानी है वो आपको डायबिटीज़ या का डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या पर्सन जो इन डिसऑर्डर में ट्रेंड है वो समझा सकता है। पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल्ड वे में खा सकते हैं। इवन जो लोग इंसुलिन के अंदर हैं उनको कभी हम डाइट प्लान ऐसा बना के दे सकते हैं कि इंसुलिन का थोड़ा सा 4 यूनिट या 2 यूनिट डोज बढ़ा के वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्वीट ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर दिन पे डेली नहीं ले सकते। और जैसे और भी ये मिथ है कि कड़वा चीज़ें खाने से या इवन जामुन जो है ज़्यादा खाने से शुगर कंट्रोल हो जाता है। ये बहुत बड़े मिसकंसेप्शन है कि कड़वा खाने से या नीम के पत्ते खाने से शुगर कंट्रोल होता है। जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंस का बात है, साइंटिफिकली ऐसा एविडेंस तो नहीं है कुछ भी कि इनसे डायबिटीज़ कंट्रोल होती हो। हाँ, डेफिनेटली आप किसी भी रूप में पत्ते खा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली फाइबर के रूप में जा रहा है। तो आप किसी के भी पत्ते खाओगे तो फाइबर है उसके अंदर, तो वो फाइबर हो सकता है कि कुछ हद तक कुछ तरीके से एक्ट करता हो। पर मेडिसिन इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन, ये कह सकते हैं। हाँ, या तो गोलियां लेनी पड़ेंगी और एक स्टेज ऐसी आती है जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसुलिन की ज़रूरत है तो आप इंसुलिन लेना चाहें तो अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि अब आपकी गोलियों से नहीं कंट्रोल हो रही है तो वो इंसुलिन चालू कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि दवाइयाँ खाने से जो है उनके बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं, मतलब तो क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, अब ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आजकल की जो दवाइयाँ आ रही हैं वो डायबिटीज़ के कारण जो हार्ट और किडनी में डैमेज होता है उनको प्रिवेंट करता है। आजकल कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो किडनी कुछ हद तक अगर डैमेज हुई तो उसको रिवर्स भी कर देता है। तो ये टोटली गलत फहमी है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। अगर उचित सलाह के द्वारा आपने डायबिटीज़ की दवाई ली है तो उसके कारण कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि उसके कारण बॉडी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। और डॉक्टर साहब, वैसे तो सवाल इतने सारे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक मैं पूछते ही जाऊँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, जैसे कि हम बोलते हैं एक्सरसाइज करना डायबिटीज़ वाले लोग, ये किसी भी इंसान के लिए अच्छी चीज़ रहती है। योगा जो है वो कितना रिलेवेंट है जब आप इस तरह की किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने। मैं योगा शब्द तो प्रेफर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र का जो शब्द है वो तो योग है। योग मतलब प्लस का निशान हो गया, जोड़ना हो गया है। आप अपने आप को योग के अंदर सुप्रीम सत्ता से या जो डिवाइन पावर है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जहाँ भी आप उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे मेरे को लगता है आपके जीवन की ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाती हैं। और योग एक बहुत वास्ट टर्म है। आज की तारीख में जो जिसको योगा बना दिया गया है उसमें सिर्फ एक शरीर के आसन के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर आसन करो तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ये आसन करो तो आपको सांस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मैं इसके बारे में कुछ बोलूं उससे पहले दर्शकों को कुछ उन्हीं की भाषा में पूछना चाहता हूं, उसका जवाब वही दें अपनी तरफ से तो बेहतर रहेगा। जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, उसको ABCD या आई जो शब्द रहते हैं, अक्षर ज्ञान जो रहता है, उसको
को सिखाने के बाद लोगों को शब्द सिखाए जाते हैं जो 2 या 3 अल्फ़ाबेट से मिल के बनते हैं। उसके बाद आप उनको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। आप ऐसा तो नहीं करते हैं कि बच्चे को सीधे सेंटेंस बनाना सिखा दें। अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि योग क्या है। बेसिकली अष्टांग योग है। अष्टांग योग के अंदर जो आसन आते हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। सबसे पहले यम आता है। यम वापस 5 प्रकार के होते हैं। मैं इनके सब डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं योग पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं योग का और डायबिटीज़ के रिलेशन पे बोल रहा हूँ। उसके बाद यम के बाद नियम आता है, उसके बाद आसन आते हैं। आसन के बाद प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, फिर धारणा, ध्यान और समाधि आता है। तो अगर आपने यम और नियम नहीं सीखा है, जैसे कि अगर आपने अक्षर ज्ञान नहीं सीखा और ABCD नहीं सीखी, शब्द बनाना नहीं सीखा, तो आप डायरेक्ट सेंटेंस बनाना कैसे सीखेंगे। उसी तरह यम और नियम के बाद में अगर आप आसन की तरफ जाएं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। पर वर्तमान परिस्थितियों में आज का जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है हमारे समाज का, उसमें यम और नियम को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको सत्य बोलना है, अपरिग्रह रखना है, खाने पे कंट्रोल रखना है। और मेरा ये मानना है कि जब आप आसन की तरफ जाते हैं, तो जब आप आसन करने बैठते हैं तो तब आपका मन कहीं और रहता है। मन आपका या तो पैसे पे रहता है, या ऑफिस में रहता है, या किसी और चीज़ पे रहता है। तो जब आपका मन ही वहाँ पे नहीं है तो आप आसन ढंग से नहीं कर पाते हैं, आप प्राणायाम ढंग से नहीं कर पाते हैं। प्राणायाम और आसन करने में आपका मन के ऊपर अगर कंट्रोल है तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और योग के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे बड़े योग के गुरु तो भगवान शंकर हैं, उसके बाद पतंजलि आते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर अष्टांग योग में पारंगत हो जाता है तो उसमें मेरे और भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं रहता है। पर डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल है वर्तमान परिस्थितियों में। पर फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि यम और नियम के बाद आसन की तरफ चलें और इसके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे तरफ जाके बेनिफिट उठा रहे हैं कि हम यहाँ पे योग करा रहे हैं, हमारी योग की क्लास चल रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि योग हमेशा अकेले में करा जाता है। योग के लिए आपको भीड़ में जाने की आवश्यकता शायद नहीं होती है। इनिशियल फेज़ में ठीक है आप जा सकते हैं, पर अल्टीमेटली जब भगवान के साथ आपका जुड़ाव होगा या डिवाइन पावर के साथ आपका जुड़ाव होगा तो वो अकेले में ही होगा, वो सबके सामने नहीं होगा। तो बेहतर है शुरुआत आप अच्छे लोगों के साथ में करें योग की, और उसकी प्रैक्टिस फिर अगर अकेले में करें तो उसके बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। और योग की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अष्टांग योग के बारे में सोचें, सिर्फ आसन के बारे में नहीं सोचें। ओके, मतलब ये प्रोसेस से जाएं, पहले शुरुआत जो है वो बेसिक से करें एंड देन यू कैन गो फॉर आसन्स। ओके डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी चीज़ें तो हमने खैर डिस्कस करी हैं, लेकिन कुछ एक मिथ एंड फैक्ट, एक क्विक रैपिड फायर जो है वो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। जो हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि कुछ बेसिक मिथ्स जो हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या ये कहें कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, या हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला मिथ है डायबिटीज़ सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से ही होता है। इज़ इट मिथ और फैक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल मीठा खाने से एक विशियस साइकिल है। जब आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ने के बाद में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद इंसुलिन डिफिशियंसी होकर डायबिटीज़ होती है। तो केवल मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। इंसुलिन लेना स्टार्ट करना मतलब आपकी डायबिटीज़ बहुत सीरियस हो गई है? ये बिल्कुल गलत बात है। कई बार पेशेंट को अगर ऑपरेशन के लिए जाना पड़ रहा है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है ICU वगैरह में, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इंसुलिन चालू करते हैं जिसको बंद करा जा सकता है। पर टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बंद नहीं होता है, उसमें इंसुलिन देना पड़ता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, उसमें अगर शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें इंसुलिन देना कंपलसरी है। पर टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर इंसुलिन चालू करा गया है तो उसको बंद भी करा जा सकता है। ठीक है, डायबिटीज़ में बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए? ये भी बिल्कुल गलत फहमी है। डायबिटीज़ में आप फ्रूट्स ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे सेब फल हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, पपीता हो गया। इस तरह के फल आप ले सकते हैं। जो फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए? हाँ, ले सकते हैं। ओके, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज सेफ फॉर डायबिटीज़? शुगर फ्री प्रोडक्ट आप एक लिमिट के अंदर ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट यूजुअली नहीं पाया गया है। पर फिर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर फ्री ये या जितने भी इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर रहते हैं उसको कोशिश करें कि अवॉइड करें। आजकल गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, लगभग 20 to 30% वुमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है। ऐसे व्यक्तियों को आर्टिफिशियल स्वीटनर प्रेगनेंसी के दौरान जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। ओनली ओवरवेट पीपल गेट डायबिटीज?
ऐसा नहीं है, आजकल हेल्दी ओबेसिटी का भी कंसेप्ट आ गया है। तो हर ओबेसिटी में डायबिटीज़ नहीं होती, पर ओबेसिटी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ा देती है और बाकी बीमारी होने की संभावना बढ़ा देती है। ठीक है। अगला जो मिथ है वो ये है कि वंस यू गेट डायबिटीज यू विल बी ऑन मेडिकेशन फॉर लाइफ टाइम। संभवतः ऐसा रहता है कि 90% लोगों को मेडिकेशन लेना पड़ती है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो संभावना है कि आप कुछ समय के लिए मेडिसिन बंद कर सकते हैं। ओके। वॉकिंग 30 मिनट्स अ डे इज इनफ टू मैनेज डायबिटीज। 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग या कोई सी भी आपको एक्सरसाइज, अगर आपको कोई हार्ट की डिसीज़ नहीं है और अगर आपका डॉक्टर ने रिकमेंड करी है तो वो आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ओके। आयुर्वेदा और नेचुरल रेमेडीज कैन कॉम्प्लीमेंट क्योर डायबिटीज। अगर मेरे से पूछा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो आयुर्वेद था, अगर वो आयुर्वेद आज अगर मिले मेरे को तो मैं उसको आज भी सीखने के लिए तैयार हूँ। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि वो हमारा जो ज्ञान था आयुर्वेद का वो ख़त्म हो गया। और आज की तारीख में जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो एविडेंस बेस्ड कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक मेडिसिन। इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। मैं कोशिश करूँगा, सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर संभव हो तो आयुर्वेद में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और इस तरह के विश्वविद्यालय जो पुराने थे आज से 2000-3000 साल पहले, अगर उस तरह का ज्ञान वापस से लाया जाए तो डेफिनेटली लोग वापस एलोपैथी से आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहेंगे और उसमें मैं भी रहूँगा। ओके। स्किपिंग मील्स हेल्प लोअर ब्लड शुगर। ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप दवाइयों पे हो और आप स्किप कर रहे हैं मील्स को तो हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ को ये बोला जाता है कि आप टुकड़ों में 3 से 6 बार में खाने को डिवाइड करके लें, थोड़ा थोड़ा खाएं। फ्रूट जूसेस आर गुड फॉर डायबिटीज। फ्रूट जूसेस डायबिटीज़ के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ख़त्म हो जाता है। स्वाद के लिए कभी कभार आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के द्वारा। ओके। कॉस्टली मेडिसिन्स आर बेटर देन जेनेरिक मेडिसिन्स। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि एक कारण है कि जब कोई भी दवाई रिसर्च के दौरान डेवलप होती है तो इसके अंदर इकोनॉमिक डाटा, जो मेजॉरिटी दवाइयाँ यूएस के अंदर डेवलप हुई हैं, वो डाटा ये प्रोवाइड करते हैं कि एक दवाई को डेवलप करने में लगभग $2 मिलियन लगते हैं, उनके खर्चा होता है। तो $2 मिलियन अगर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा बेच के ही निकालेगी और अगर वो मुनाफा नहीं कमाएगी तो फर्दर रिसर्च नहीं हो पाएगी। हाँ, डेफिनेटली दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट का डोमेन है, अगर चाहें तो वो सारी दवाइयों को एक प्राइस पे ला सकते हैं। ओके। अब ये तो हो गए मिथ्स एंड फैक्ट्स। कुछ एक सजेशंस जो मैं आपसे चाहती हूँ, जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अगर ये शो देख रहे हैं और उन्हें सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर ये सजेशंस अगर आप देते हैं तो। 1 फ्रूट दैट डायबिटिक पर्सन शुड ईट रेगुलरली। देखिए, सिंगल फ्रूट के लिए तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत लंबे समय तक चर्चा चली है कि बायोडाइवर्सिटी इस यूनिवर्स के सस्टेन होने के लिए और इंसानी सभ्यता के सस्टेन होने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो मोनोटोनस लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। कुछ फल जो मैंने बताए, सेब फल, संतरा, मौसम्बी, पपीता, अनार, इस तरह के फल आप रोटेशन लेके खाने के साथ में और सलाद के साथ में ले सकते हैं। क्योंकि मोनोटोनस कई बार पेशेंट को ठीक नहीं लगता है। ठीक है। एक होम रेमेडी जो सच में काम करती है। फिजिकल एक्टिविटी होम रेमेडी है मेरी तरफ से, वो बहुत अच्छे से काम करेगी। और दूसरा, आप अपना स्ट्रेस लेवल किसी भी तरह से अगर कम कर पाओ तो। ओके। कैन डायबिटिक पर्सन ईट स्वीट्स ओकेजनली और रेगुलरली? नॉट रेगुलरली, ओकेशनली आप सब चीज़ खा सकते हैं, बस उसको एक उचित एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की या हार्मोन स्पेशलिस्ट की सलाह से किस तरह से लेना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंसुलिन या दवाई के डोज को कैसे एडजस्ट करना है या खाने को कैसे एडजस्ट करना है, वो आप ओकेशनली ले सकते हैं। ओके। एक चीज़ जो आप अपने हर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, डायबिटिक पेशेंट को? मैं डायबिटिक पेशेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि आजकल मेजॉरिटी पेशेंट मेरे पास आके बोलते हैं कि सर हम योगा करते हैं, योगा हम बहुत प्रेफर करते हैं। तो मैं पेशेंट को सिर्फ यही सलाह देता हूँ कि हम अपनी संस्कृति की तरफ जाने की अगर कोशिश करें तो आप अष्टांग योग की तरफ जाने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपको डायबिटीज़ में मदद मिलेगी वरन जीवन की अन्य समस्याओं में भी, भले से वो आपकी मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो या आपको किसी और चीज़ों के कारण परेशानी हो रही है, उसके कई सारी चीज़ों के जवाब आपको वहाँ मिल सकते हैं। ओके। तो और एक मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देना चाहते हैं, जो
सच में डायबिटीज़ से बहुत परेशान हैं और मतलब उनको सही गलत समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? मेरा उनको एक ही सलाह है कि आप जब भी इलाज लेने जा रहे हैं किसी क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या हार्मोन स्पेशलिस्ट से एक बार इलाज ज़रूर लें। आपके जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी आपके मिसकंसेप्शन हैं, एक बार उनसे खुल के डिस्कस करिए। आपके काफ़ी हद तक मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। दवाइयों के बारे में आपको समझ में आएगा कि कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद फिर आपकी चॉइस है कि आप किसे दिखाना चाहते हैं, एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हैं या एक किसी जनरल व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं, वो फिर आपका डेस्टिनेशन है। पर डेफिनेटली जाने के पहले डॉक्टर का क्वालिफिकेशन ज़रूर देखें। आप बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, इवन सब्जी भी खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी क्वालिटी देख के लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो उसके क्वालिफिकेशन को देख के जाएँ और उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को देख के जाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय गुप्ता। मेरे ख्याल से जितने भी सवाल थे, मेरे दिमाग में भी जितने भी सवाल थे, वो मैंने मतलब आपसे खुलकर पूछे हैं। कोई चीज़ ऐसी आपको लग रही है जो मिस हो गई हो, मतलब ड्यूरिंग द शो, कि आप मैंने कुछ नहीं पूछा है जिस बारे में, अगर आप बताना चाहते हैं? देखिए, डायबिटीज़ तो हार्मोन की एक अकेली बीमारी है। बाकी हार्मोन्स की बहुत सारी बीमारियां होती हैं और लोगों में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। उसका एक रीज़न है कि आज की तारीख में देश के अंदर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कम है। तो व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते क्या हैं। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिसऑर्डर को, तो वो हर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ हो, या ऑस्टियोपोरोसिस हो, या शरीर के अंदर सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो हाइपरटेंशन होता है उसका एक बहुत बड़ा कॉमन जो सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन होता है वो एंडोक्राइन कॉजेज़ होते हैं। जो कि एडिनल ग्रंथि के अंदर एडिनोमा होते हैं, या कई बार बहुत रेयर डिसीज़ होती है कुशिंग सिंड्रोम, इनके कारण हो सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि आज की तारीख में लगभग 30 से 35% लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जहाँ भी सलाह लेने जा रहे हैं एक उचित सलाह लें, और बाकी हार्मोन के बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर अजय गुप्ता, बहुत सारे इंसाइट्स दिए आपने। थैंक यू सो मच कि लोगों को इतना कुछ बताया कि कितने सारे मिसकॉन्सेप्शन और मिथ्स और बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में से एक सही लाइट हाउस की तरह एक सही लाइट जो है वो आपने दिखाई। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय यहाँ पर दिया और इतने सारे ब्यूटीफुल इंसाइट्स जो हैं हमको दिए। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि शायद मेरा बोलना कुछ हद तक सक्सेसफुल रहेगा अगर कुछ पेशेंट को इससे फ़ायदा हो पाया तो। सो थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता, जिन्होंने मेरे ख्याल से आपके सारे मिथ दिमाग से बिल्कुल खाली कर दिए होंगे और आपको सही सलाह जो है वो समझ में आएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की और भी बातें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।